देखो लास्ट टाइम इंडिकेटर स्टार्ट किए थे, इंडिकेटर्स में दो टाइप रहते हैं, एक रहता है वीक ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा रहता है वीक ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, अब इनकी जो इक्वेशंस आई थी वो आई थी pH इज इक्वल टू पीके इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ IN माइनस अपॉन HIN। if acidic indicator is there then IN minus upon HIN, and दूसरा था POH is equal to PK indicator plus log of IN plus upon INOH। ये हम लोगों ने दो फॉर्मूलाज निकाले थे। नाउ फॉर एसिडिक इंडिकेटर HIN gives us H plus plus IN minus, and for basic indicator INOH gives us IN plus plus OH minus। अगेन ये जो है वो डीआयनेस्ड फॉर्म है जो कि दिखाता है कलर 1, एंड ये आयनेस्ड फॉर्म है जो दिखाता है कलर 2। अगेन सेम गोज ओवर हियर, कलर 1 एंड कलर 2। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर रेंज। इंडिकेटर रेंज। अब मुझे बताओ ये वाला फॉर्मूला किसके साथ मैच हो रहा है? बफर जैसा मैच हो रहा है। ठीक है, तो इंडिकेटर भी एक बफर के रेंज में ही एक्ट करता है। बफर की रेंज याद है? हाँ, -1 PK -1 टू PKA +1। तो यहाँ पे PK इंडिकेटर -1 से PK इंडिकेटर +1। समझ में आ रहा है? ओके, अब इनमें कलर चेंज होता है। तो अगर इफ फॉर PK इंडिकेटर -1 में इफ कलर 1 इज देयर, देन PK इंडिकेटर +1 में कौन सा कलर दिखेगा? कलर 2 दिखेगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब ये डिपेंड कहाँ पे करता है तो वो देख लेता है। तो फाइंड क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ IN माइनस टू HIN इन इंडिकेटर रेंज। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो हम लोगों को निकालना है इंडिकेटर रेंज में। तो ये कर लोगे खुद से, ये हम लोगों ने सॉल्ट अपॉन एसिड के लिए भी किया था बफर में। सेम चीज़ अभी करनी है, ट्राई करो ये। हाँ बाय द वे ये मेंस का पार्ट नहीं है। हाँ यस करेक्ट है। ठीक है, तो PK इंडिकेटर -1 के लिए देखो, अब pH का फॉर्मूला है PK इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ IN माइनस अपॉन HIN, एंड इंडिकेटर कौन से रेंज में वर्क कर रहा है? तो pH शुड बी PK इंडिकेटर -1। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो वी कैन गेट दैट log of IN minus टू HIN should be -1। अब ये -1 कब रहेगा? हाँ 10⁻⁻1 जब लॉग की वैल्यू रहेगी। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, इसका एंटीलॉग ले लो चाहिए तो IN माइनस अपॉन HIN टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो -1 का एंटीलॉग क्या रहता है? 10⁻⁻1 विच इज 1/10। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट IN माइनस शुड बी 1 एंड HIN शुड बी इन 10 कॉन्सेंट्रेशन लेवल। समझ में आ रहा है? इन दोनों का रेशियो 1:10 रहना चाहिए। ओके, अब इस कंडीशन में कलर 1 दिखेगा या कलर 2 दिखेगा? इस कंडीशन में कौन ज़्यादा अमाउंट में है भाई? IN माइनस या HIN है? HIN है। तो HIN अगर ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो कलर 1 लिया है कि कलर 2 लिया है? कलर 1। समझ में आ रहा है? एंड उसी बदले दूसरे रेंज में जो रेशो उल्टा हो जाएगा +1 में। ठीक है, तो +1 में क्या हो जाएगा? 10/1। तो IN माइनस इज प्रेजेंट इन 10 कॉन्सेंट्रेशन लेवल एंड HIN जो रहेगा वो 1 पे रहेगा। तो कौन सा कलर दिखेगा? कलर 2। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये लिख दो। ओके, अब ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे
HIN सॉरी IN माइनस अपॉन HIN 1/10 टू 10/1 के रेंज में कलर चेंज दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कलर 1 रहेगा तो इधर पे कौन सा कलर मिलेगा? कलर 2। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कलर, वो स्टेज जहाँ पे मतलब ऐसे थोड़ा सा तुम लोगों को पिंक मिलता है, वापस वो कलरलेस हो जाता है, पिंक आ रहा है, कलरलेस हो रहा है, समझ में आ रहा है? वो स्टेज यहाँ पे बीच में रहेगी। इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब एक लास्ट पार्ट लिखो, इंडिकेटर एसिडिक कलर, एसिडिक मीडियम में इसका कलर एसिडिक कलर, बेसिक कलर एंड इसकी पीएच रेंज। ठीक है, फर्स्ट इंडिकेटर इज फिनोफ्थैलिन, फिनोफ्थैलिन में एसिडिक मीडियम में कलर क्या रहता है? कलरलेस रहता है, एंड बेसिक में वो क्या बन जाता है? पिंक। ठीक है, इसका कलर चेंज जो है वो रहता है, मतलब पीएच रेंज जो है वो रहती है 8.3 to 10। ठीक है, अब ध्यान दो, ऊपर पीएच रेंज हम लोगों ने की थी, कैसे रहता है? -1 to +1। तो पीएच रेंज कितने के रेंज में रहनी चाहिए भाई? 2 के रेंज में रहनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे कितना आ रहा है? 8.3 to 10, मतलब कितना रेंज हो गया? 1.7। तो हमारी आंखों की लिमिटेशन है। ठीक है, हम लोगों को वो कलरलेस से पिंक इतनी इजीली फटाक से दिखता नहीं है, वो कहाँ पे दिखता है? तो 8.3 के बाद दिखता है, तो उतना चलता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पीएच रेंज एग्जैक्ट 2 हम लोगों ने लिखी है कि कभी, मतलब होगी क्या कभी? नहीं, क्योंकि हम लोग उतना इजीली कलर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद सेकंड इज मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का कलर रहता है येलो एसिडिक मीडियम में, एंड बेसिक मीडियम में इट बिकम्स ब्लू। ठीक है, इसकी पीएच रेंज रहती है 6.0 to 7.6, अगेन 1.6 ही है, बिकॉज वो कलर चेंज हम लोगों को एग्जैक्टली समझ में नहीं आता इजीली। नेक्स्ट, फिनॉल रेड, पहले ये लिख देते हैं, ब्रोमो थाइमॉल ब्लू। ठीक है, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू का कलर रहता है, अरे यार एक गलती कर दी मैंने, येलो टू रेड, सॉरी येलो टू रेड। ठीक है, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू येलो टू ब्लू दिखाता है, मिथाइल ऑरेंज में येलो टू रेड दिखाता है। तो ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, तो पीएच रेंज में गलती कर दी क्या? हाँ सॉरी, इसका पीएच रेंज रहता है 3.2 to 4.4, माय बैड। अब ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, इसका कलर येलो टू ब्लू जाता है, जिसकी पीएच रेंज रहती है 6.0 to 7.6। एंड लास्ट, फिनॉल रेड, जिसका कलर चेंज रहता है येलो टू रेड, एंड इसकी पीएच रेंज रहती है 6.8 to 8.0। ठीक है, इनमें पहले वाले 3 जो है उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हुए हैं। ठीक है, इनका पीएच रेंज एंड ऑल वो तुम लोगों को थोड़ा सा याद रहना चाहिए, कलर चेंज भी याद रहेगा तो अच्छा है, थियोरी के क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट रीडिंग लिखना, टाइप ऑफ टाइट्रेशन, मतलब नेक्स्ट चार्ट, टाइप ऑफ टाइट्रेशन, इसकी पीएच रेंज एंड इंडिकेटर विच कैन बी यूज्ड। अब ध्यान दो ज़रा, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा सा किया था, अब इसका मीनिंग क्या है? लास्ट टाइम एक ग्राफ पढ़ाया था, ऐसा वाला, याद है? ठीक है, तो ये जो सडन चेंज है वो एक 0.2 ml में आ जाता है, लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने। तो ये 0.2 ml का जो सडन चेंज है, दैट गैप इज कॉल्ड एज पीएच रेंज। समझ में आ रहा है? अगर हमारा इंडिकेटर इस रेंज में कलर चेंज दिखा रहे, इंडिकेटर की पीएच रेंज इस रेंज में आए, तो इक्विवेलेंस पॉइंट के टाइम पे ही तुम लोगों को ये मिल जाएगा, कलर चेंज मिलेगा।
एंड एंड पॉइंट हम लोग इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। समझ पा रहे हो कंसेप्ट? ये लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, हमारे नोट्स में है। ओके, अब फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी पीएच रेंज जो रहती है वो रहती है 3 to 11 के रेंज में। हम लोगों को 4.3 to 9.7 आया था आई गेस, बिकॉज हम लोगों ने 100 ml सोल्यूशन में किया था, बट लैब में हम लोग कितना करते हैं, 10 ml सोल्यूशन लेके करते हैं। 10 ml सोल्यूशन में इसकी पीएच रेंज 3.3 to 10.7 रहती है। समझ पा रहे हो कुछ? चाहिए तो घर पे जाके कैलकुलेशन करके देख सकते हो, हर एक में से जीरोस निकाल देना, 10 से डिवाइड कर देना हर एक वैल्यू को, तो 3.3 to 10.7 आएगा। अब 3.3 to 10.7 ये गैप समझ में आ रही है? ये गैप जो है 3 pH से स्टार्ट हो रही है, 11 तक जा रही है। इतने pH रेंज में अगर तुम लोगों का इंडिकेटर कलर चेंज दिखा रहा है तो वो यूज कर पाएंगे। इस pH रेंज में कौन से इंडिकेटर वर्क कर पा रहे हैं? सारे के सारे। समझ में आ रहे हैं? तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तुम लोग कोई भी इंडिकेटर यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट। फिर बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसका पीएच रेंज जो है वो रहता है 3 to 9। ठीक है, अब 3 to 9 में कौन सा इंडिकेटर यूज नहीं कर पाएंगे? फिनोल्फ्थालीन यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट 9 पे आ जाएगा, बट तुम्हारा फिनोल्फ्थालीन जो है वो 10 पे जाके पिंक बनेगा। ये समझ पा रहे हो? तो पीएच 10 पे जाते जाते मतलब वो यहाँ पे किधर तो आगे बढ़ेगा ना भाई, तो इक्विवेलेंस पॉइंट मिल पाएगा क्या? नहीं। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये लास्ट टाइम का ग्राफ याद है सबको? ओके, तो यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन छोड़ के बाकी के सारे यूज कर पाएंगे। तो मिथाइल ऑरेंज को प्यार से MEOH ऐसे बोला जाता है, मिथाइल ऑरेंज MEOH। ठीक है, या फिर ब्रोमोथाइमोल ब्लू, या फिर फिनॉल रेड। ठीक है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू को अभी मैं BB बोल रहा हूँ एंड इसको PR बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग पीएच चेंज जो मिलता है वो मिलता है 5 to 11। तुम लोगों को बाय द वे पीएच रेंज याद कैसे रखनी समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का याद रखो। अब वीक बेस रहेगा तो हायर पीएच को 2 से कम करो, वीक एसिड रहेगा तो लोअर पीएच को 2 से बढ़ा दो। ठीक है, अब इसमें इस पीएच रेंज में कौन सा इंडिकेटर वर्क नहीं कर पाएगा? मिथाइल ऑरेंज वर्क नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? उसका पीएच रेंज जो है वो मतलब 3.3 to 4.4 आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये सडन चेंज पीएच में आने से पहले ही वो कलर चेंज दिखा देगा, तो कुछ मतलब है क्या? नहीं। ठीक है, तो ओवर हियर वी कैन यूज HPH। HPH मतलब फिनोल्फ्थालीन, HPH। ठीक है, वी कैन यूज HPH फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, या फिर ब्रोमोथाइमोल ब्लू, या फिर फिनॉल रेड। ठीक है, ये बाय द वे अगर तुम लोगों को पूछा कि फिनोल्फ्थालीन इज विच टाइप ऑफ इंडिकेटर, एसिडिक या बेसिक, उसके शॉर्ट फॉर्म में ही समझ में आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म देखो उसका, एसिडिक H है एंड मिथाइल ऑरेंज बेसिक MEOH। OH जो है वो बेसिक इंडिकेटर दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस, ये क्वेश्चन तुम लोग घर पे जाके एसिडिक एसिड एंड NH4OH के लिए कर सकते हो। ठीक है, नो शार्प चेंज, इसमें कोई भी शार्प चेंज नहीं आता, नो शार्प चेंज। तो इसमें क्या यूज करेंगे? नो इंडिकेटर कैन बी यूज्ड। इसमें वैसा सडन चेंज जो है वो आता ही नहीं है। इसका ग्राफ जो है ना ऐसा कुछ आता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, बिकॉज बफर दोनों तरफ बफर सेट हो जाता है। इसका क्या बोलते हैं, मतलब दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस बनेगा ना भाई, एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस इट्स एक्ट एज एन बफर। तो इसका जो ग्राफ है ऐसा कुछ एकदम बहुत भयंकर वाला खराब आता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? फिर इंडिकेटर तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर मुझे टाइट्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन। पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन मतलब ऐसा पीएच निकालते जाओ। ठीक है, हाउ टू फाइंड पीएच? तो उसके लिए पीएच मीटर रहता है, ध्यान दो। अब इनमें करते क्या है, पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन कैसे होता है? तो तुम लोग क्या करते हो, एक पीएच मीटर रहता है जो कि मतलब ऐसा एक इलेक्ट्रोड है,
जो तुम लोगों को सोल्यूशन में डिप करके रखना है। जैसे जैसे तुम लोग उसके अंदर बेस या फिर एसिड जो भी ऐड करोगे तो पीएच अपने को स्क्रीन पे दिखता है, वो पीएच नोट डाउन करते जाने का। नोट डाउन करने के बाद ग्राफ बना लो। ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ से तुम लोगों को इक्विवेलेंस पॉइंट निकालना है, समझ में आ रहा है? अब इक्विवेलेंस पॉइंट कैसे निकालते हैं? ये दोनों पॉइंट्स जो है इनके ऊपर एक छोटा सा टेंजेंट बना लेने का। यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, समझ में आ रहा है? ये टेंजेंट हम लोगों को क्या दे रहा है? ये हम लोगों को पीएच की रेंज दे रहे हैं। दिख रहा है ये इतने रेंज में पीएच ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो रहा है, समझ पा रहे हो? फिर बाद में इसका मिड पॉइंट निकालने का। ये जो डिस्टेंस है इसका मिड पॉइंट लेट अस से इधर है, तो इधर पे तुम लोगों को मतलब ये मिड पॉइंट आ गया, तो इधर से जब नीचे जाओगे तो तुम लोगों को वॉल्यूम मिलेगा, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस पॉइंट। वापस एक बार पहले के नोट्स देख लेना। ये जो ऑल ऑफ अ सडन का चेंज था ना, वो आ रहा था 9.9 से, या हम लोगों ने आई गेस 99.9 से, ठीक है, 99.9 से 101 पे आ रहा था। यहाँ पे 10.1 ले रहा हूँ मैं, वहाँ पे 100.1 था, समझ में आ रहा है? इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो रहता है 100, जो कि हम लोगों का इक्विवेलेंस पॉइंट था, समझ पा रहे हो? वैसे ही सेम चीज़ तुम लोग वीक एसिड वीक बेस के लिए कर सकते हो। वीक एसिड वीक बेस में सेम एकदम घटिया सा ग्राफ आएगा, बट सेम मेथड एप्लीकेबल है। ऐसे छोटू सा चेंज है। यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज़ कर पाएंगे क्या? नहीं। सो व्हाट वी कैन डू, पीएच से हम लोगों ने पूरा ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये यहाँ पे ऐसे दो टेंजेंट्स बना लिए, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम एडवांस की क्वेश्चन एक किया था, उसमें हम लोगों को पूरा ग्राफ दिया था। वो ग्राफ बहुत क्लियर कट था ना, मतलब ऐसे सब कुछ दिख रहा था। उसके अंदर वो सब रीडिंग्स भी दी थी, मतलब प्रॉपर जो 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है वो तो था, उसके साथ उसके अंदर के सब पॉइंट्स भी दिए थे, समझ में आ रहा है? तो ये निकालना ईजी हो जाएगा। एग्जाम में अगर ग्राफ आया तो तुम लोगों को वही करना है। वो इतना कुछ मतलब ऐसे थोड़ा ये दिख रहा है मेरा ग्राफ थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है, एक्चुअली ऐसे ही आता है, बट उस क्वेश्चन में जो ग्राफ था ना वो स्ट्रेट लाइन थी, समझ पा रहे हो? तो उस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन थी, तो स्ट्रेट लाइन का जब तुम ऐसे डिस्टेंस लोगे और उसका मिड पॉइंट लोगे, कुछ भी लो, मतलब मिड पॉइंट आ गया, अब उसको जब नीचे लेके जाओगे तो भाई वो स्ट्रेट लाइन तो मतलब सीधे ही नीचे जाएगी ना, तो इक्विवेलेंस पॉइंट जो रहेगा वो एग्जैक्ट नीचे का पॉइंट रहेगा। तुम लोगों को ऐसा कुछ हाफ हाफ कर, क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ी ना मतलब रूलर लेके तुम लोग ऐसे कर पाओगे, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो एग्जाम में जो भी मतलब ऑल ऑफ अ सडन चेंज आएगा, वीक एसिड वीक बेस का बोले या किसी भी चीज़ का, तो डायरेक्ट नीचे जाना है। फॉलोड? पक्का? एग्जाम में थोड़ा सा खुद का दिमाग लगा लेना ये, ठीक है? सिर्फ मिड पॉइंट निकालना है ये लाइन का, वो इजीली मिल जाएगा। लास्ट टाइम आई गेस वो मिड पॉइंट 6 ml पे था, 6 ml पे था, हाँ, वो एडवांस का एक क्वेश्चन लिया था। ये लिख के हो गया, इंडिकेटर्स खत्म, ठीक है? अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, अब सब जन ध्यान देंगे। हेडिंग लिखो, स्पैरिंगली सल्यूबल सॉल्ट्स, SSS, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैरिंगली सल्यूबल सॉल्ट, कोई बताना चाहेगा? स्लाइटली सल्यूबल, ठीक है? सॉल्ट्स विच आर विच इजीली फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है? इसकी डेफिनेशन लिख दो। सॉल्ट्स which forms saturated solutions very easily in water, ठीक है, are called as sparingly soluble salt. ओके, अब सैचुरेशन पॉइंट हिट करना मतलब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 1 लीटर का पानी है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला, दिख रहा है ऐसे एकदम थोड़ा सा, डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा? हो गया। और ऐड किया, डिजॉल्व होगा, और ऐड किया, डिजॉल्व हो रहा है। 1 लीटर पानी में ना 360 ग्राम नमक डिजॉल्व हो सकते हैं, 360 ग्राम, समझ में आ रहा है? घर पे जाके चाहिए तो ट्राई कर सकते हो। अब तो ये ऐसे बहुत सारा नमक पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, समझ में आ रहा है? फिर बाद में एक पॉइंट आएगा जब 360 ग्राम्स के बाद, 1 लीटर में 360 ग्राम डिजॉल्व हो गया, उसके बाद जब मैं और सॉल्ट ऐड करूंगा तो सॉल्ट डिजॉल्व होगा क्या? नहीं। तो जिस पॉइंट पे सॉल्ट डिजॉल्व होना बंद हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। ये तुम लोगों ने पढ़ा है पहले से, ओके। अब कुछ सॉल्ट्स ऐसे रहते हैं जो पानी में ऐड करते ही, 1 लीटर पानी है, मुश्किल से 10 मिलीग्राम ऐड कर दिया लेट से,
समझ में आ रहा है? 10 मिलीग्राम्स में ही वो पीपीटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्ट कितना था, NaCl कितना डिजॉल्व हो रहा था, 360 ग्राम्स, एंड ये कितना डिजॉल्व हो रहा है, 10 मिलीग्राम्स, वो भी डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, समझ में आ रहा है, एंड पीपीटी बना रहा है। तो जो सॉल्ट्स एकदम ईजिली सैचुरेशन पॉइंट हिट कर जाते हैं, सैचुरेशन पॉइंट मतलब क्या, जहाँ पे सॉल्ट डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, तो सॉल्ट्स जो इजीली सैचुरेशन पॉइंट हिट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, समझ में आ रहा है। एंड जो सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट, समझ में आ रहा है। तो मुझे कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल दीजिए जो प्रेसिपिटेट बहुत इजीली बनाते हैं। ओके, बेरियम सल्फेट बराबर, BaSO4, और यहाँ से AgCl, और कुछ, अरे ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है ना बे, तो इनके एग्जांपल एक AgCl, या फिर AgBr, या फिर AgI, वहाँ से एक आंसर आया था BaSO4। चलो भाई, वाई दे आर स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स, AgCl, AgBr, AgI, वाई दे आर स्पायरिंगली सोल्यूबल? कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। पानी में डिजॉल्व होने वाले सॉल्ट क्या रहने चाहिए, आयनिक रहने चाहिए, बट दे आर हाईली कोवेलेंट बिकॉज ऑफ PNGC सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ऐसा कुछ पढ़ाया हुआ है। BaSO4 भी पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। वाई BaSO4 इज स्पायरिंगली सोल्यूबल? साइज, तो साइज की वजह से क्या होता है, ओके, एक्सटेंडेड हाइड्रेशन होगा तो वो कम होता है, हाँ, हाइड्रेशन बहुत कम होता है, एंड दूसरा इसका लैटिस बहुत स्ट्रांग रहता है, समझ में आ रहा है। तो BaSO4 का रीज़न है कि इसका हाइड्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद और बहुत सारे हैं, जैसे कि Bi2S3 बिस्मथ सल्फाइड, ठीक है, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। वाई कैल्शियम फ्लोराइड इज कोवेलेंट, ये कोवेलेंट है, मैं बता देता हूँ, चलो। वाई इज कोवेलेंट, हाई चार्ज, मतलब नहीं यहाँ पे तो वैसा वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, बट हाई चार्ज, एंड लैटिस एंथैल्पी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सिमिलरली Ag2CrO3, Ag2CrO4, इसका नाम क्या आएगा, सिल्वर क्रोमेट, एंड सिल्वर डाइक्रोमेट किसको बोलेंगे फिर, Ag2Cr2O7, समझ में आ रहा है, वो डाइक्रोमेट क्रोमेट का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना अभी, ओके। एंड अनदर वन Ag3PO4, इसको क्या बोलोगे, सिल्वर फॉस्फेट, समझ में आ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा Ag के ही सॉल्ट्स है जो स्पायरिंगली सोल्यूबल है, वाई PNGC सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। ओके, वो च्युइंगम एक तो खाना बंद करो या फिर उसको मुंह से बाहर निकालना बंद करो। ओके, अब यहाँ पे इनका आगे एक नेक्स्ट कंसेप्ट, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। डेफिनेशन लिखो, जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है ऐसा लग रहा है। ओके, सॉल्युबिलिटी लिखो, तुम लोगों को नहीं लग रहा होगा, मुझे लग रहा है। अब solubility, it is the number of moles of salts, it is the number of moles of salt, it is the number of moles of salt dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter of solution at saturation point, ठीक है, at saturation point। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बताओ ज़रा, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा डेफिनेशन से, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, बराबर। ओके, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम एंड इन लीटर। ये सेम फॉर्मूला और किस चीज़ का है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड सॉल्युबिलिटी, हाँ, एट सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, ध्यान दो भाई, तो अब मोलरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, 1 लीटर पानी है, इसके अंदर मैंने ऐसे थोड़ा सा एक चुटकी नमक ऐड किया, समझ में आ रहा है, क्या होगा, डिसॉल्व हो गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, और 2 चुटकियाँ ऐड कर दी, डिसॉल्व हो रहा है, और ऐड किया, डिसॉल्व हो रहा है। अब धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर बाद में डिसॉल्व करते करते एक पॉइंट आया जब डिसॉल्व होना बंद हो गया, एंड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। अंतर समझ में आ रहा है। तो सॉल्युबिलिटी में
मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स जितने डिजॉल्व हो सकते हैं वो लिया जाता है। समझ में आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस समझा? सॉल्युबिलिटी में एन मैक्स रहता है, एन मैक्स अपॉन वॉल्यूम, एंड कॉन्सेंट्रेशन में नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डाइल्यूट, मॉडरेटली डाइल्यूट, या फिर मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड एंड वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आ रहा है? बट सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ओके। अब ये लिख दो, एंड उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल। AgCl, ठीक है, AgCl पानी में डिजोल्व कर दिया, क्या मिलेगा? अरे क्या मिलता है? Ag प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। पूरे चैप्टर में सब जगह पे एक्वियस है, ठीक है, ओके। अब लेट अस से इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ था C, इन दोनों का था 0 0। अब इस C में से कितना डिजोल्व होगा? C माइनस C अल्फा बराबर, हाँ, S डिजोल्व होगा। अभी हम लोगों ने बोला सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच कैन बी डिजोल्व्ड, तो कॉन्सेंट्रेशन C में से कितना डिजोल्व होता है? S डिजोल्व होता है। तो Ag प्लस कितना बनेगा? S, Cl माइनस B S। लेट अस से कि मैंने पानी के अंदर 2 ग्राम 3 ग्राम कुछ AgCl ऐड किया, उसमें से 1 ग्राम से कम, मतलब AgCl तो 1.43 ग्राम से डिजोल्व होता है, बाद में कैलकुलेट करेंगे, बट 2 ग्राम ऐड किया या फिर 3 ग्राम ऐड किया, 1 ग्राम भी चलेगा, उसमें से कितना डिजोल्व हो रहा है? 1.43। तो लेट अस से 1000 मिलीग्राम्स में से 1.43 डिजोल्व हो गया, तो कितना बचा बे? 998 पॉइंट समथिंग बराबर 990, इसका आंसर आएगा 998.57 मिलीग्राम। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके कितना ही बोलोगे बे? 1000 मिलीग्राम ही बोलोगे ना। समझ में आ रहा है? वाई? बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज वेरी लो। ठीक है, जो हम लोग बहुत जगहों पे अजम्पशन इस चैप्टर में कर रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी C माइनस एस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेशन एकदम शुरुआत से ले रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग C माइनस C अल्फा भी कर रहे थे ना, एंड फिर बाद में C1 माइनस अल्फा, तो अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो इसका आंसर भी कितना ले रहे थे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू C। ये अजम्पशन पूरे चैप्टर में अप्लाई होता है, समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन C रहेगा। वैसे अभी तुम लोगों को बाकी सॉल्ट्स के लिए करना है, और एक के लिए मैं करके दिखाता हूँ चाहिए तो। लेट अस से CaF2। अब बार बार पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे एक बार मैं बताता हूँ, फिर बाद में दूसरे के लिए तुम लोग कर लेना। तो CaF2 क्या रहेगा अपने को? Ca2 प्लस 2F माइनस। ओके, अब यहाँ पे इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? C, ये दोनों 0 0, बाद में C माइनस S, इसका कॉन्सेंट्रेशन S और इसका 2S बराबर। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला पार्ट करो ही मत, ये तो हम लोगों को इग्नोर ही, मतलब ये कॉन्स्टेंट ही है ना बे, तो ये सब करते ही मत बैठो। अभी इसके बाद डायरेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल Ag3PO4, Ag3PO4 डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? ओके, 3Ag प्लस PO4 3 माइनस, वेरी नाइस। अब तो डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी बताओ, मुझे बताओ Ag का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? 3S, PO4 का, समझ पा रहे हो? ये अभी आगे वालों के लिए करते जाओगे। ओके, तो इसके बाद Bi2S3, साला यही बच गया। ओके, एक डिफिकल्ट वाला करो, Li3Na3AlF6 ट्वाइस। ठीक है, आयंस का डिसोसिएशन सबको आता है, अगर किसी को नहीं आता होगा तो मैं बता रहा हूँ, नहीं आया है। अब देखो यहाँ पे पहले तो Bi2S3 के लिए, मतलब किसी को अगर दिक्कत होगी तो ध्यान देना। यहाँ पे कितने बिस्मथ है? 2 है, तो 2 Bi। अब इसका चार्ज कैसे डिटरमाइन करें? तो पहला वाला जो रहता है वो हमेशा कटायन रहता है, तो इसका चार्ज रहेगा प्लस। कितना प्लस? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग पहले से करते थे, मतलब पहले बचपन में कंपाउंड बनाने के लिए तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, अभी चार्ज निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कितना प्लस आएगा? 3 प्लस। अब दूसरा वाला क्या हो जाएगा? कितने सल्फर है? 3 सल्फर, चार्ज माइनस रहेगा इसका, कितना माइनस रहेगा? 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझे? सिर्फ ये दोनों के केस में ईजी है वह, ठीक है। Li+1 ही रहता है, Na+1 ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे अपना दिमाग यूज करना है। ठीक है, करो। डाउट?
लास्ट वाला हो गया, उसका चार्ज निकालना। आया आंसर? नहीं। अब देखो यहाँ पे ये आएगा 2s और ये बनेगा 3s। अब नेक्स्ट वाले में 3li प्लस 1 प्लस 3na प्लस 1। अब ध्यान दो, इसका चार्ज हम लोगों को पता नहीं है, तो वही अपना हमेशा वाला +3 +3 प्लस 2x, जो पता नहीं है उसको x लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0 +3 +3 +6 बन गया, +6 इस तरफ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो -3 आंसर आएगा। याद है, ये ऐसे कुछ किया है हम लोगों ने। ओके, तो प्लस तीसरे वाले का चार्ज कितना आ रहा है अभी 2 AlF6 3 ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, पहले वाले की Li प्लस की कितनी आई 3s, दूसरे की इस वाले की, ये समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, ठीक है। अब लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल ऑफ AgCl. AgCl gives us Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous, where initial concentration of AgCl was C. This is 0 0 C minus S C S S, ठीक है। C minus S is approximately equal to C, ठीक है, वही अपना हमेशा वाला। इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखोगे, के इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन, हाँ करेक्ट बोला तूने वैसे बाय द वे, बट पहले एक्सप्रेशन लिखो। तो इसकी एक्सप्रेशन क्या आएगी, हाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस अपॉन AgCl, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो इसको हम लोग K ले सकते हैं, समझे। तो ये कि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो K इक्विलिब्रियम इनटू K, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कांस्टेंट्स विल गिव अस अ न्यू कांस्टेंट, बराबर। तो दैट न्यू कांस्टेंट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, विच इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ये समझे क्या? ओके, अब ध्यान दो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या, जो सॉल्युबल आयंस है उनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, ठीक है, सॉल्युबल आयंस का प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस S Cl माइनस S, तो यहाँ पे KSP का फॉर्मूला क्या बनेगा, S का स्क्वायर, तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ KSP, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, S इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ओके, लिख दो। अब ऐसा सेम तुम लोग सिर्फ KSP की एक्सप्रेशन है, सी दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ KSP, एंड ये नीचे वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अभी एक्सप्रेशन लिखोगे ऊपर वाले सबके लिए, अगर ऊपर ही स्पेस रहेगी तो ऊपर लिखोगे तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ऊपर अगर आजू बाजू में किधर स्पेस रहेगी तो वहाँ पे लिखो, नहीं तो सिर्फ एग्जाम्पल ऐसे करना, स्पेस नहीं होगी तो ऐसे करो। लेट अस से कि सेकंड वाला Bi2S3, ठीक है, ऊपर डिस्क्रिप्शन कर लिया है ना, तो KSP सिर्फ जो आयंस बन रहे हैं उनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो पहले Bi2S3 क्या दे रहा था, Bi3+ दे रहा था, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Bi3+ इनटू दूसरा क्या मिल रहा था S2-, बट एक मिसिंग है, क्या मिसिंग है वहाँ पे Bi के कितने आयंस मिल रहे थे 3, तो इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करते हैं, उसको पावर में लेके जाते हैं, S2 Bi के 2 मिल रहे थे, ओके, तो Bi का स्क्वायर एंड S2- का क्यूब, ये समझे। फिर बाद में ऊपर ही हम लोगों ने इनका मतलब कर लिया है, Bi का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा था 2s, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s का स्क्वायर इंटू 3s का क्यूब, समझे। तो ये हो गया 4s स्क्वायर इंटू 27s क्यूब, 4 इंटू 27 कितना होता है, ओके 108, s⁵5, ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन ऑफ KSP, ठीक है। अब तुम लोग सिर्फ और एक के लिए करना, ठीक है, तुम
तुम लोग अभी सॉल्व करोगे थर्ड, लेट अस से Ag3PO4, इसके लिए खुद से सॉल्व कर पाओगे? ये क्या क्या समझाना कि फास्ट नहीं हुआ ना, मतलब इक्वेशन ना लेके कर लिया, ठीक है, ऊपर हम लोगों ने पहले से सॉल्व किया हुआ है। ये मेथड लेंदी है तो इसका फॉर्मूला भी बनाने वाले इसके बाद। हो गया Al3PO4 का कितना आ रहा है? करेक्ट है। अब पेपर दिखा सकते हो कोई लास्ट टाइम का, संडे का है किसी के पास? बताओ तो क्या पूछा था। तुम लोग का स्कोर किस में कम जा रहा है, मतलब ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, कि सब में ही? ऑर्गेनिक अभी भी मतलब कुछ आउट ऑफ आ रहा है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन आउट ऑफ आया था, कौन सा वाला? आइसोमर्स का। आइसोमर्स में टॉटोमेरिज्म ही बाकी है, उन्होंने बताया था सर ने। आइसोमरिज्म स्टार्ट ही नहीं किया? ओके ठीक है, वो मैंने मतलब कन्फ्यूज हो गया रहूँगा। ये हो गया है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट किस किस के साथ रिएक्ट करता है एंड ऑल? NaOH, सोडियम मेटल, NaHCO3, ये सब कौन से एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं? ये पार्ट हो गया है? नहीं हुआ है? सिमिलर कुछ तो मतलब देखो ऐसे कुछ तुम लोगों को, हाँ नहीं मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, 4-5 एसिड्स लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, अल्कोहल एंड एसिटाइलिन भी कभी कभार रहता है, मतलब अल्काइन रहता है, ठीक है। एंड फिर इनमें से कौन सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकता है? NaOH के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है? फॉर एग्जांपल NaOH के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल यही रिएक्ट कर पाते हैं, अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता। ऐसा कुछ पढ़ाया है क्या? नहीं। ओके तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम से नहीं डालूंगा। ओके अब ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये तो हो गया है ना भाई, ये मतलब इजी था। ओके ठीक है, अल्कोहल्स के एसिडिटी का एंड फिनॉल्स के एसिडिटी का कंपैरिजन हुआ है तुम लोगों का। ओके अब ये क्या है, रीजन एंड असर्शन है, एसिडिक ऑर्डर ही था, वो भी इजी था। ये भी तो हो गया रहेगा ना, पीके वैल्यूज, इथेनॉल, फिनॉल, वो सब। ओके इफेक्ट्स भी हो गए हैं। हाँ क्या देखना है उसमें? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्डर ऑफ ABC इज A हाईएस्ट है, फिर बाद में B एंड फिर बाद में C। हाँ सीम्स करेक्ट, असर्शन करेक्ट लग रहा है। एंड फ्लोरो, रीजन फ्लोरो इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो ग्रुप। नहीं ये रॉन्ग लग रहा है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, सीम्स करेक्ट। हाँ रीजन हाँ बराबर, यस करेक्ट है। नहीं असर्शन तो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट वो हाँ तो वो ऑप्शन में सिर्फ टिक कर रहा, तो ठीक है ना, बराबर है। आंसर की में क्या दिया है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ वो गलत है, फिर चलता है, इतना कुछ नहीं, ठीक है। अब वो एक बार मतलब फिर भी सर से कंफर्म कर लेना, ठीक है, एंड फिर बाद में देखना। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो वो इफेक्ट वाला तो ठीक ही है, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये नहीं हुआ है, आइसोमरिज्म अभी तक हुआ ही नहीं है। ओके माय बैड, मैंने वो गलती से पूछ लिया फिर। एंड ये ली शेटलेस प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया रहेगा ना, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है। तुम लोग जो लोग मतलब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो बे, ठीक है। डिक्रीज इन प्रेशर किसको फेवर करेगा? ली शेटलेस प्रिंसिपल तो आना चाहिए अपने को। नेक्स्ट उसके बाद ये K1 K2 K3, तुम लोगों का स्कोर इतना कम क्यों आ रहा है फिर? इजी सी पेपर था भाई, ये भी वापस K1 K2 K3 वाले क्वेश्चन है भाई, ये 3 तो हो सकते थे ना भाई, 12 मार्क्स तो आ सकते थे। इसके बाद वाला क्या है, इक्विलिब्रियम का कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन दिख रहा है, ये भी वापस ली शेटलेस का ही क्वेश्चन था,
रिएक्शन दी हुई है, वो रिएक्शन क्या है उससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ क्या प्रेशर बढ़ाना है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना है, वही था ना भाई। डीप रेड कलर कहाँ पे आएगा? वो आया था क्या डीप रेड कलर वाला? क्यों? हाँ, क्वेश्चन ही क्यों? कौन सा आउट ऑफ सिलेबस है भाई ये? बट ये क्यों निकाला? अभी रीच एटलस का क्वेश्चन था, मैंने पेपर भी ओपन करके देखा नहीं, मुझे से पूछा गया कि आपने आउट ऑफ सिलेबस के डाले थे क्या? मैंने कहा गलती से आ गए रहेंगे, निकाल दो। तो ये कौन सा है आउट ऑफ सिलेबस है बे? ए गधो, फिजिकल केमिस्ट्री में रिएक्शन कुछ भी आ सकती है, रिएक्शन लिख के देंगे। ऑर्गेनिक में तो रिएक्शन तुम लोगों को तो याद रहनी चाहिए ना, बोला तो था कि कोई भी रिएक्शन आएगी तुम लोगों को मिलेगी रिएक्शन लिखी हुई। तो ये निकाला क्यों? ये निकलेगा नहीं, ये वापस आएगा, रुको मैं बताता हूँ। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ये 12 वाला भी तुम लोगों ने निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, रेड लिटमस को ब्लू कौन करेगा? वो भी निकाल दिया। ए तुम लोग अभी इसके बाद से कोई पेपर में से क्वेश्चन निकलेंगे नहीं सालो, तुम लोग मतलब कुछ भी फायदा उठा रहे हो। चलो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी तक पढ़ाया नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 आउट ऑफ वाला था, वो गलती से आ गया था। हाँ, बाकी क्या फालतू गिरी है भाई? ये रेड लिटमस ब्लू तुम लोगों को सिर्फ बेसिक कौन सा सॉल्ट है वो देखना था ना। रेड टू ब्लू जाना मतलब बेसिक पीएच, तो बेसिक सॉल्ट ढूंढने थे। क्वेश्चन नंबर 11 12 दोनों रहने वाले सिलेबस में, मतलब पेपर में। 15 वाला भी इजी था वह, पीएच 1 को 2 में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? नहीं, दोनों को मिक्स कर दिया, पीएच लेस देन 0। ये क्वेश्चन नंबर 15। तुम लोग क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व कर रहे हो? मॉड्यूल, तो मॉड्यूल मार्क्स, ये सीईटी में क्वेश्चन आया पता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, सीईटी के क्वेश्चन ढूंढोगे ना तो सीईटी में 10 या 15 क्वेश्चन है ऐसे वाले 12th वाले। एंड कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 18, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। पेपर इजी है भाई, मतलब ये क्या दिक्कत हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आई गेस रिपीट हुआ है क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन रिपीट था रेजोनेंस स्टेबिलिटी का, ये मैंने पूछा था पहले भी। ये क्वेश्चन क्या है भाई? पी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल। अच्छा, क्वेश्चन बाद में तुम लोगों को लिख के दिया क्या ये? अच्छा हाँ, ये कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय, ये याद है क्या? मतलब ये कुछ किया है ऐसे कुछ तुम लोगों ने? हाँ, डी ऑर्बिटल में वो चला जाता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल रहता है क्लोरीन में। ओके, हाँ केमिकल बॉन्डिंग, हाँ। अबे हराम को, कार बनाया ने वो, कार बनाया ना, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है वो। केमिकल बॉन्डिंग, वाह बेटा, वो मैं अच्छा हूँ इसलिए मैंने पढ़ा दिया रहेगा। अभी नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लस एम ग्रुप, इजी था बे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या ही था इसमें? नहीं बे, देखता हूँ मैं दूसरे ब्रांचेस में क्या स्कोर है वो देखूंगा, फिर बाद में तुम लोगों को बताता हूँ, रुको सालो। अब तुम लोगों को ये दिख रहा है क्या स्टाइलस? है? हाँ, अब Ag3PO4 वाला हो गया रहेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद जनरलाइज्ड इक्वेशन, ध्यान दो। अब लेट अस से हमारे पास कोई एक सॉल्ट है AXBY। अब AXBY का डिसोसिएशन करो पे पहले। AXBY में कितने A मिलेंगे? X मिलेंगे, तो XA आएंगे एंड A का चार्ज प्लस रहेगा, कितना प्लस रहेगा? Y प्लस रहेगा। समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एंड कितने B मिलेंगे? YB मिलेंगे, इसका चार्ज माइनस रहेगा, कितना माइनस रहेगा? X माइनस रहेगा। ये समझ पा रहे हो? अब डिसॉल्व होने के बाद, सेरिबलाइज्ड होने के बाद कितने A मिलेंगे? X टाइम्स S मिलेगा एंड कितने B मिलेंगे? Y टाइम्स S, ठीक है। फिर बाद में इसका KSP का एक्सप्रेशन। अब KSP की एक्सप्रेशन कैसे आएगी? तो A Y प्लस रेज़ टू X,
एंड इनटू बी एक्स माइनस रेज टू वाई। ये समझ में आ रहा है? वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में लेके जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये वैल्यूज पुट करो एंड फाइनल जनरलाइज्ड फार्मूला निकालो। हो गया? करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर वैल्यूज पुट करो करेंगे तो ए वाई प्लस की वैल्यू है एक्स एस रेज टू एक्स, वाई एस रेज टू वाई, तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू एक्स, वाई रेज टू वाई, एस रेज टू एक्स प्लस वाई, जो कि बन गया एक्सप्रेशन ऑफ के एस पी, ठीक है। लिख दो। आपने बांटे क्या पेपर? मैं नहीं बांटे। कब? मंडे को। कितने आए? 40 एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं। एडवांस नहीं, मेंस का इसमें नहीं हो रहा है इनको। मेंस में 80 तक गया है। 80 तक गया है ना, ये 64 उसका कुशल राज का एडवांस में 46 है केमिस्ट्री। हाँ ओके लेकिन मेंस में उसने गलती कर दी थी, उसको 53 आए थे। ओके तो मेंस में शायद लेखज को 78 है ओके। और राजवीर को भी 60 के ऊपर 60 प्लस में वहाँ 4-5 रिजल्ट है। इधर कुछ नहीं है, इधर 2-3 है सिर्फ। वो एडवांस का मैंने इनको बांटा भी था। यहाँ तो पूरा 30-32 में सब ऑल आउट हो गए हैं। ये शायद रुद्राक्ष को 35 है, ऐसा कुछ है। ओके, इधर नहीं यार, इधर स्कोर नहीं आ रहे, वही मूड खराब हो रहा है सारा इनका। तो सुबह सुबह यही हो रहा है। हाँ, इनका तो पूछना ही गलत है। ट्वेंटी 24 ही था ना? 24 था, ये 24 से कम था, 16 था। तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बे, तो हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। देखो फॉर CaF2, ठीक है। CaF2 में x की वैल्यू कितनी है? 1 एंड f की y की वैल्यू 2, ठीक है। फिर बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x रेज टू एक्स, y रेज टू वाई, s रेज टू एक्स प्लस वाई, 1 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, s रेज टू 1 प्लस 2, ये बन जाएगा 4s का क्यूब। KSP इज इक्वल टू 4s का क्यूब। खत्म, ठीक है। समझे? वैसे ही तुम लोग हर एक किसी भी सॉल्व के लिए एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। ओके, ये लिख दो। फिर अभी इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करना। अरे हाँ, सॉल्विबिलिटी का यूनिट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया ना। सॉल्विबिलिटी का यूनिट देखो भाई, अब ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है तो इसका यूनिट क्या आएगा? मोल्स पर लीटर, बराबर। बट कभी कभार इसका यूनिट जो है वो जानबूझ के पूछेंगे ग्राम पर लीटर में। हाउ टू कन्वर्ट मोल्स इनटू ग्राम्स। ओके, तो जो भी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आती है Nmax अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये जो भी आंसर आता है इसको कितने से मल्टीप्लाई करने का? मोलार मास से, तो वो ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं अभी। लिख के हो गया यूनिट? देखो ऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन पूछे थे फिर भी मैंने? 11 12 एंड ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन फिजिकल के ही थे। यार फिजिकल के तो सारे अटेम्प्ट हो सकते थे, तो तुम लोगों को तो आउट ऑफ सिलेबस ही लग रहा है सारा, क्या ही मतलब है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड सॉल्युबिलिटी, फाइंड solubility of AgCl in gram per liter given that KSP of AgCl is 1.0 into 10 raised to minus 10, ठीक है। तो solubility प्रोडक्ट दे के रखा है, solubility पूछा है, करो। given that molar mass of Ag
is 108 and molar mass of Cl is 35.5. करो 10 raised to minus 10, yes. KSP is 10 raised to minus 10, huh? तुम लोग घर पे जाके पेपर के सोल्यूशन फिर बाद में चेक भी करते हो, मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, स्कोर देख के मज़ा नहीं आ रहा है। मलाड में बाय द वे है अच्छा स्कोर है, 78 आई गेस मैक्सिमम है। 78 भी मतलब ठीक ही है। तुम्हारे इसमें 70 60 के ऊपर कोई 70 के ऊपर कोई गया नहीं है ना अपने यहाँ पे 78 का 80 के ऊपर कोई है। एडवांस में यहाँ पे कितना है मैक्सिमम? 27, उधर 46 है। मतलब अभी वो रोशन सर से बात हो रही थी, वो रिमोट लेने गया था तभी। चलो आ गया आंसर, ठीक है। अब तो यहाँ पे KSP का फॉर्मूला आएगा S रेस टू 2, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी इज अंडर रूट ऑफ KSP विच इज अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 10 रेस टू माइनस 10, जिसका आंसर हो जाएगा 10 रेस टू माइनस 5 मोलार या फिर मोल पर लीटर, ठीक है। अब ये मोल पर लीटर में है, जिसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है ग्राम पर लीटर में। तो व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास। इसका मोलार मास कितना आएगा? 143.5। तो इसका आंसर बन जाएगा 140 या फिर 1.435 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 ग्राम पर लीटर। समझ में आ रहा है? एंड मिलीग्राम से मैं पूछा तो अगेन यू विल मल्टीप्लाइड बाय 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.435 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर में हार्डली 1.43 मिलीग्राम डिजॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा करके आता है। फाइंड solubility of AgCl in 0.1 molar NaCl given that KSP is 1 into 10 raised to minus 10, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? नहीं वैसे NaCl ऐड हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा? नहीं, हाँ नहीं, हाँ ठीक है, मतलब बढ़ेगा, ओके वो भी बोल सकते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। दिख रहा है दोनों में कॉमन आयन है, ठीक है। तो कौन सा कॉमन आयन है यहाँ पे? Cl माइनस। समझ में आ रहा है? तो Cl माइनस विल बिकम अ कॉमन आयन। अब देखो विदाउट NaCl सॉल्युबिलिटी कितनी थी? 10 raised to minus 5। अब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। अब ध्यान दो, AgCl gives us Ag plus Cl minus and NaCl gives us Na plus Cl minus। अब NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना है भाई? 0.1, ये दोनों 0 ये बन जाएगा 0, ये बना 0.1 मोलार, ये बना 0.1 मोलार। इसमें कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट AgCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे? S एंड S। समझ में आ रहा है? नाउ बिकॉज ऑफ कॉमन आयन ये दोनों Cl माइनस एडअप कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कितनी बनेगी? S प्लस 0.1 एंड ये भी Cl माइनस 0.1 प्लस S। इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब ध्यान दो भाई, विदाउट NaCl सॉल्युबिलिटी कितनी थी? 10 raised to minus 5। तो 0.1 के कंपैरिजन में 10 raised to minus 5 पहले से बहुत छोटा है, जो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। अब कॉमन आयन की वजह से वो और छोटा हो जाएगा, तो इसको इग्नोर करना और इजी हो गया। समझ में आ रहा है? तो सिंस सॉल्युबिलिटी इज वेरी लो वी कैन से S प्लस 0.1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये समझ पा रहे हो? अब
फिर KSP की एक्सप्रेशन ध्यान दो भाई, अभी यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज कुछ वैल्यू दी नहीं है ना भाई। तो KSP की एक्सप्रेशन क्या आएगी, Ag प्लस इंटू CL माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP, 1 इंटू 10⁻10 Ag प्लस S, अपने को ऐसी ढूंढना है भाई, सॉल्युबिलिटी ढूंढनी है, ठीक है, इंटू CL माइनस 0.1 10⁻1 ले लूँ, अब ये 10⁻1 नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है 1 इंटू 10⁻9, यूनिट क्या आएगा मोलार। मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो गई, समझ में आ रहा है, कितने टाइम्स कम हो गई, 10,000 टाइम्स कम हो गई, ये समझ में आ रहा है, या फिर ओरिजिनल सॉल्युबिलिटी का कितना परसेंटेज बाकी रह गया, अब समझ में आ रहा है, मतलब कितना परसेंटेज रिटेन हो रहा है, तो उसका परसेंटेज कितना आएगा 0.01, निकाल लोगे ना भाई 10⁻9 अपॉन 10⁻5 इंटू 100, ठीक है, वो करके तुम लोगों को 0.01 आ जाएगा। ये समझा क्या किया, पक्का ना, लिख दो। हो गया। अब नेक्स्ट आयनिक प्रोडक्ट ले दो, आयनिक प्रोडक्ट। अब ध्यान दो, फॉर्मूला फॉर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों सेम है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा। देखो हम लोगों ने ना इक्विलिब्रियम में एक कंसेप्ट पढ़ा था, मतलब एक टर्म पढ़ी थी, क्यू क्या था, रिएक्शन कोशेंट, एंड इसका भी फॉर्मूला अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही था, तो बट क्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनमें डिफरेंस क्या था, हाँ ये किधर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली एप्लीकेबल एट इक्विलिब्रियम। अब वैसे ही यहाँ पे भी KIP, इसका सिंबल रहता है KIP, ठीक है, ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, बट उसी बदले KSP कहाँ पे अप्लाई होता है, सैचुरेशन पॉइंट पे, ठीक है। अब ध्यान दो, तो KSP का फॉर्मूला वही अपना Ag प्लस इंटू CL माइनस, या फिर मतलब जो भी सॉल्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हमारा सॉल्ट है, ये मैंने ऐड किया एंड डिसॉल्व हो गया, तो सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बराबर है। तो यहाँ पे जब सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है एंड तब मैं सेम फॉर्मूला KSP का अप्लाई करूंगा, तो उसको मैं KSP बोल सकता हूँ क्या, उसे क्या बोलूँगा KIP, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वैसे ही एक पॉइंट आया जहाँ पे ये सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो गया, मतलब थोड़ा सा अभी सॉल्ट डिसॉल्व हो गया एंड थोड़ी सी प्रेसिपिटेट है, तो उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। एंड उसके बाद मैंने अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर दिया, डिसॉल्व तो नहीं हो रहा है बट फिर भी ऐड करते जा रहा हूँ, तो इसको क्या बोलने का, सुपर सैचुरेटेड, समझ में आ रहा है। तो देखो भाई KSP पे सोल्यूशन क्या बनता है, सैचुरेटेड, KSP के पहले अनसैचुरेटेड, KSP के बाद, ये समझ में आ रहा है। एंड सोल्यूशन KSP हिट होने से पहले या फिर उसके बाद अगर मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो उसको क्या बोलते हैं, KIP, समझ पा रहे हो, ये रिएक्शन कोशेंट जैसा ही है। तो बिफोर हिटिंग KSP, वैल्यू ऑफ KIP विल बी लेस देन KSP और मोर देन KSP, लेस देन KSP। आफ्टर हिटिंग KSP, KIP विल बी ग्रेटर देन KSP, एंड एट सैचुरेशन पॉइंट KIP विल बी इक्वल टू KSP। ये हम लोगों के रिएक्शन कोशेंट जैसे ही एग्जैक्टली सेम टू सेम है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब KIP इज लेस देन KSP, सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड, बराबर। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में प्रेसिपिटी मिलती है क्या, प्रेसिपिटेट मिलती है क्या, नहीं, तो नो प्रेसिपिटेट, ठीक है, नो प्रेसिपिटेट। यहाँ पे इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड।
यहाँ पे पीपीटी मिलती है, यस यहाँ पे मिलती है। सैचुरेशन पॉइंट हिट होते ही सॉलिड डिसॉल्व होना बंद होता है एंड थोड़ा सा सॉलिड बच जाता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पीपीटी मिलती है, पीपीटी इज प्रेजेंट, प्रेसिपिटेट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। एंड केआईपी पे, केआईपी इज मोर देन केएसपी, उसको क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड, बराबर। यहाँ पे प्रेसिपिटेट है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है, समझे। अब इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं वो करते हैं, ये लिख दो। डन। अब इसका क्वेश्चन देखो क्या रहता है। क्वेश्चन, टू अ 10⁻⁻⁵ मोलार AgNO3 solution A 10⁻⁻⁶ molar NaCl, B 10⁻⁻⁵ molar NaCl, C 10⁻⁻⁴ molar NaCl is added. Find if precipitate is formed. ठीक है। अब ध्यान दो, गिवन दैट KSP of AgCl, KSP of AgCl is 1 × 10⁻⁻⁻, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो भाई, AgNO3 एंड NaCl जब मिक्स करोगे तो किस चीज़ की प्रेसिपिटेट बनती है, AgCl की प्रेसिपिटेट बनती है। तो वो बनेगी कि नहीं वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली बात, जब AgCl बनेगा, चलिए तो पहले रिएक्शन लिख देता है, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स अस AgCl प्लस NaNO3। NaNO3 सॉल्ट है, ये डिसॉल्व हो गया। AgCl स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, ये डिसॉल्व होगा कि नहीं वो अपने को निकालना है, ठीक है। नाउ व्हेन AgCl इज प्रेजेंट इन वाटर इट गिव्स अस व्हाट, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन ए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन दिस सॉल्यूशन, 10⁻⁻⁵ Ag प्लस, AgNO3 Ag प्लस दे रहा है, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3, 10⁻⁵, तो Ag प्लस भी कितना होगा, 10⁻⁻⁵, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज 10⁻⁵. फॉर क्वेश्चन ए व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, 10⁻⁶, बराबर। अब ये सोल्यूशन इक्विलिब्रियम पे है नहीं है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट पे है नहीं है, वो हम लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे KSP नहीं निकाल सकते, हम लोग क्या निकालेंगे, KIP। फॉलोड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर KIP, सेम टू सेम KSP वाला है, Ag प्लस इंटू Cl माइनस। समझ में आ रहा है कुछ। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻⁶, आंसर कितना आया KIP का, 10⁻11। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ KIP इज लेस देन KSP या मोर देन KSP, लेस देन KSP, समझ में आ रहा है। तो इफ वैल्यू ऑफ KIP इज लेस देन KSP तो विल इट फॉर्म प्रेसिपिटेट, नो, समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी दोनों कर लोगे। अब ये होने के बाद तो बाकी दोनों के वैल्यूज ही पुट करने हैं। यहाँ पे 10⁻⁵ आएगा, दूसरे वाले में 10⁻⁴ आएगा, ठीक है, इजीली हो जाएगा। ये सेम इक्विलिब्रियम कोशेंट का था, मतलब रिएक्शन कोशेंट जैसे ही क्वेश्चन है।
हो गया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ AB2 एंड XY बोथ आर सॉल्व्स, एक्वियस सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, व्हिच ऑफ द फकरा तो है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। हाँ आया आंसर। चलो भाई 3 मिनट हो गए, पूछो आंसर्स। ये प्रॉपरली सॉल्व करके ही देखना, इसमें नंबर्स बहुत क्लोज लग रहे हैं मुझे तो। क्या कहाँ पे? सी में -2 है, दोनों जगह पे -2 है। क्यों? कैसे पे? हाँ सॉरी, ओके, ये वाला कैसे करेंगे, ध्यान दो। पहली बात, A2 प्लस NH4OH के साथ कंबाइन होकर बनाएगा AOH ट्वाइस, एंड B3 प्लस NH4OH के साथ कंबाइन होकर बनाएगा BOH थ्राइस। ये समझ पा रहे हो इतना? ओके, अब इन दोनों में क्वेश्चन देखो क्या है, बोथ A एंड B डू नॉट शो प्रेसिपिटेट विथ NH4OH, ठीक है। दूसरा क्या है, AOH ट्वाइस विल प्रेसिपिटेट बिफोर BOH थ्राइस, मतलब इसका प्रेसिपिटेशन पहले होगा, या फिर BOH थ्राइस विल प्रेसिपिटेट बिफोर AOH थ्राइस, इसका प्रेसिपिटेशन पहले होगा। नेक्स्ट, बोथ विल फॉर्म प्रेसिपिटेट टुगेदर, समझ में आ रहा है? अब प्रेसिपिटेट बनता ही नहीं है, ये आंसर होना मतलब बहुत डिफिकल्ट है। प्रेसिपिटेट तो बनेगा, अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है तो प्रेसिपिटेट तो बनना ही चाहिए ना भाई, समझ में आ रहा है? अब दोनों में जब रिएक्शन होगी तो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी वो पहले PPT बनाएगा, समझ पा रहे हो? तो सबकी दोनों की सॉल्युबिलिटी निकालो भाई, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी निकालो, AOH थ्राइस की सॉल्युबिलिटी, AOH ट्वाइस की 3 × 10⁻, भाग सालो करो बे सॉल्व, कुछ आता नहीं है तुम लोगों को, ओरली आंसर देने की कोशिश करते हो, करो। यहाँ पे क्यूब रूट बनेगा ना पहले तो गधो, ठीक है, क्यूब रूट लेना है वहाँ पे।
आता जाता कुछ है नहीं, ओरली आंसर देना है। हाँ नहीं तो करो। इसके KSP का फॉर्मूला बनेगा KSP इज इक्वल टू 4s का क्यूब, ठीक है। तो solubility विल बिकम 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 अपॉन 4 का क्यूब रूट। अब इसको फिर 900 पकड़ लो, 900 या फिर मतलब और 2 से कम कर दो, बट 900 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 बाई 4 का क्यूब रूट, ठीक है। फिर बाद में इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो क्यूब रूट ऑफ 4 से डिवाइड करूंगा तो 6 पॉइंट समथिंग, समझ में आ रहा है। तो इसको पकड़ लो 6.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 ना, ये समझे, ठीक है। तो 10 रेज टू माइनस 4 आ रहा है। अब दूसरा वाला, इस वाले का अगर तुम लोग फॉर्मूला निकालोगे तो इसके KSP का फॉर्मूला आता है क्या बोलते हैं इसको, 27 s रेज टू 4, समझे। तो 27 से डिवाइड हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी s रेज टू 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 18, समझे। तो s रेज टू 4 विल बिकम 10 रेज टू माइनस 4.5, चलेगा। 10 रेज टू माइनस 4.5 एंड ये कितना है 10 रेज टू माइनस 4। किसकी सॉल्युबिलिटी कम है, BOH थ्राइस की सॉल्युबिलिटी कम है, तो कौन इजीली डिसॉल्व होगा, कौन इजीली डिसॉल्व नहीं होगा, BOH थ्राइस, समझ में आ रहा है। तो पहले किसकी प्रेसिपिटेट मिलेगी, B वाले की मिलेगी, BOH थ्राइस की पहले प्रेसिपिटेट मिलेगी। इसकी सॉल्युबिलिटी कम है ना, तो ये पहले PPT बनाएगा, उसके बाद कौन बनाएगा, AOH थ्राइस। ये कैसे किया समझा, सिर्फ सॉल्युबिलिटी का खेल है। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम वो इजीली PPT बनाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा वो PPT इजीली बनाएगा नहीं। फॉलोड, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या आना चाहिए, C वाला, ओके, पहले से टिक था, हो गया। नेक्स्ट, ये देखो भाई घटिया क्वेश्चन, यहाँ पे भी तुम लोगों को सिर्फ क्या करना है, s रेज टू 3 + 4 7th रूट आना चाहिए। 7th रूट वाला आंसर ये या फिर ये है, फिर बाद में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 रेज टू 3 4 रेज टू 4, समझा। तो 27 इंटू 64, जो भी आंसर आएगा वो कर लेना, अभी मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, चलेगा ना। फास्ट नहीं हो रहा है ना बे, वो फॉर्मूला याद है ना, मतलब s रेज टू 3 + 4 करना है। तो 7th रूट वाले में से दोनों का आंसर एक रहेगा, सिर्फ बचा क्या 3 रेज टू 3 इंटू 4 रेज टू 4 करना बाकी रह गया। फॉलोड, क्या हुआ, 27 इंटू 64, लास्ट डिजिट 8 होना चाहिए, हाँ है 4 रेज टू 4, अच्छा 256 होता है, हो गया, हाँ ठीक है, आज चलता है ना इतना। तो 42 क्या होना चाहिए, बी, देखा, हो गया। नेक्स्ट, आगे ये वाला अभी जस्ट किया है, वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, दिख रहा है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB2 है, जिसमें ये और ये देके रखा है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज, तुम लोगों को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी निकालना है, ठीक है, ये भी नहीं करेंगे चलेगा। नेक्स्ट, बफर सोल्यूशन, ये वाला भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट का है, मॉलिक्यूलर मास m देके रखा है। कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा बे, लिखो, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, करो। हाँ, Ca3PO4 ट्वाइस। तो कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, समझे। Ca3PO4 ट्वाइस है ना बे, तो 3 + 2 5 होना चाहिए, तो इनमें से कोई ना कोई एक आंसर है। फिर बाद में सिर्फ 10 की पावर जो है वो तुम लोगों को करनी है, वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये खुद से करोगे या मैं करके दिखाऊँ, देख लो एक बार क्वेश्चन रीड करो, समझ में आएगा कि इसमें WM वो सब के टर्म्स में है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ दिक्कत ये आ रही है कि वॉल्यूम जो है ml में दिया हुआ है, हम लोगों को किस में यूज़ करना पड़ता है, लीटर। तो देखो अपना सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, बट व्हेन इट इज गिवन इन ml, तो ये हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था,
1000 से मल्टीप्लाई करने का। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, W/m अपॉन वॉल्यूम कितना है 100 इंटू ये कट 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 कट। तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, W/m इंटू 10, समझे। अब सिर्फ इसका क्या करना है, रेस टू 5। बट मैंने ऊपर हवा में कर लिया अभी, वो रेस टू 5 मतलब, हाँ रिमोट दो मैं, हाँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ऊपर हवा में कर लिया है, वो एक बार घर पे जाके वापस पूरा फार्मूला यूज़ करके देख लेना कि मतलब वो इधर तो मतलब इधर तक मैंने डायरेक्ट कर दिया 10⁵ के साथ साथ x⁵x y⁵y वो भी करना है ना बे, तो वो सब अप्लाई करके करना पड़ेगा इसको, तो आंसर थोड़ा और चेंज हो जाएगा। फॉलोड। बट यहाँ तक कैसे पहुँचना है समझ पा रहे हो। फिर बाद में वापस रिएक्शन लिखना, ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू वहाँ पे पुट करना एंड फिर प्रॉपरली सॉल्व करना, ठीक है। घर पे आके कर लोगे। नेक्स्ट, इसका आंसर अभी टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मतलब वही है, हाँ बी, ओके करेक्ट है, ठीक है। ये वैल्यू सिर्फ उसके डिसोसिएशन के इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। ओके, ml को कैसे लीटर में कन्वर्ट करना है वो बता दिया है। ये भी एक pH at which, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करो। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, पहले MgOH ट्वाइस का डिसोसिएशन लिखो। वो तुम लोगों को डिसोसिएशन की रिएक्शन टाइम पास के लिए नहीं लिखाई थी वे, ठीक है। वो मेन कॉन्सेप्ट है, बाद में फॉर्मूला जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है वो बहुत सी बार हेल्प कर देता है इजीली, बट मेन मेथड वो है। डिसोसिएशन लिखने के बाद नीचे कॉन्सेंट्रेशन लिखो। Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.1। फिर बाद में इसकी ओरिजिनल एक्सप्रेशन लिखो, KSP की इसकी एक्सप्रेशन क्या आएगी, अरे गधो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ, अब जनरलाइज्ड फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, एक्सप्रेशन Mg2+ इंटू OH- का स्क्वायर, समझे नहीं। अब Mg2 वहाँ तक पहुँचे सब जन, रिएक्शन लिखे, Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार नीचे लिखा, फिर KSP इज इक्वल टू Mg2+ इंटू OH- का स्क्वायर। अब KSP की वैल्यू दी हुई है, Mg2+ की वैल्यू दी हुई है, OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तुम लोगों को क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है वही नहीं समझ में आता लगता है। जब कुछ भी ना समझ में आए ना, थोड़ा तो कुछ लिखना स्टार्ट किया करो। ये ऐसा कुछ आया, फिर बाद में डेटा उसमें पुट करो कि Mg2+ इज 0.1 मोलार। अब तुम लोग अगर नोटिस करोगे हमारे वो सॉल्युबिलिटी के फॉर्मूला से मतलब कुछ आ रहा नहीं है, क्योंकि तुम लोग अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे KSP इज इक्वल टू 4s का क्यूब, इसमें Mg2+ कहाँ से घुसेड़ोगे भाई, मतलब Mg2+ के लिए डेटा दिया है ना, वो डेटा इसमें हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ में आना चाहिए ना भाई, समझा। जो डेटा दिया वो अगर यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता तो ये फॉर्मूला यूज करके ही मतलब नहीं है। देन विल गो फॉर ओरिजिनल एक्सप्रेशन, KSP इज इक्वल टू Mg2+ इंटू OH- का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP, 10⁻11, Mg2+ 10⁻1 इंटू OH- का स्क्वायर, तो ये 10⁻10 बना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- कितना बना। अब ये 10⁻5 आया, तो यहाँ से तुम लोग क्या निकालोगे, POH कितना आया 5, तो pH कितना होगा, खत्म। देखो बहुत कुछ लेंदी नहीं है, बट तुम लोग शुरू ही नहीं कर पाते, मतलब शुरू इन द सेंस यार जो दिया है डेटा वो प्लॉट तो करना स्टार्ट करो, लिखना तो कुछ स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे ग्रास्प होगा ना कि क्या करना है अगले स्टेप्स में, ठीक है। क्वेश्चन हर टाइम पे कुछ ना कुछ नया बना के मिलेगा ही यार, ठीक है। तुम लोगों को कहीं ना कहीं से मतलब लिखना स्टार्ट करना है, शुरुआत करना है। ओके चलो भाई, दिस चैप्टर इज ओवर, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड मीट एट 9:35, ठीक है। 9:35 को कंटिन्यू करेंगे। P ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है इसके बाद, ठीक है, नया चैप्टर।